नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम 23 की डगर 24 पर नजर में। इस साल राजस्थान के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनाव की अहमियत बढ़ जाती है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से। और इसीलिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर अगर बीजेपी फोकस कर रही है तो विपक्ष के लिए भी ये चुनाव काफी अहम है। और कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष इंडिया के बैनर तले दिल्ली से मणिपुर तक सत्ता को तलाश रहा है। आइए शुरू करते हैं 23 की डगर 24 पर नजर। तेईस की लड़ाई 24 पर नजर कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सत्ता के लिए अविश्वास वाला दांव। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष का घेराव। इंडिया का मणिपुर वाला प्रेशर। मणिपुर की हालात बड़े संगीन है। आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है। मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। दिल्ली से मणिपुर तक सत्ता की कठिन डगर। इंदौर में अमित शाह ने भरी हुंकार। 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी। जेपी नड्डा जयपुर में दिखा चुके हैं दम। 2024 में हमारी लोकसभा में क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं, ऐसा मैं आश्वस्त हूं। सीकर में पीएम का गहलोत सरकार पर वार। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। 5 राज्यों का सेमीफाइनल 24 की तैयारी। तो आखिरकार मणिपुर पर संसद में चर्चा के लिए दबाव बनाने मणिपुर दौरे पर गए विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं विपक्षी सांसदों का यह आरोप है कि अगर इसी तरह से सरकार की ओर से कोताही बरती गई तो बॉर्डर स्टेट होने की वजह से मणिपुर के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन का मणिपुर का दौरा पूरा करके रविवार दोपहर को दिल्ली लौटा है। प्रतिनिधिमंडल न सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात वहां पर करने के लिए पहुंचा था, मुलाकात की, बल्कि मणिपुर की राज्यपाल से भी उनकी मुलाकात हुई है। विपक्षी प्रतिनिधिमंडल का यह भी कहना है कि राज्यपाल अपनी शक्ति के मुताबिक अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार मणिपुर में पूरे तरीके से विफल रही है। और इस पूरे मामले में केंद्र का रवैया हैरान करने वाला है। कहा कि उनकी जो शक्ति है उस शक्ति का वो पूरा इस्तेमाल कर रही हैं स्थिति को सामान्य करने के लिए। लेकिन आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गवर्नर की शक्तियां सीमित होती हैं, राज्य सरकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति जो है राज्य को चलाने की राज्य सरकार में नहीं है। तो इसलिए गवर्नर को जितनी शक्ति है वो बेचारी मेहनत कर रही हैं। आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है।
हजारों की तादाद में मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। हम लोग क्या करें? लगता तो है जब सारे मणिपुर जल रहे हैं तो हमारे देश की प्रधानमंत्री बंसुरी बजा रहे हैं। गवर्नर भी क्या करेंगे? हमने कहा कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन चाहते थे पर सरकार नहीं मानी, तभी हम इंडिया अलायंस से आए। उनका भी कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर के समस्या का समाधान होना चाहिए। जब आएंगे पार्लियामेंट में तब बात रखी जाएंगी, उनका आना जरूरी है। वो तो आए ही नहीं राज्यसभा में ना लोकसभा में। ज्यादा परेशानी यहाँ तक कि जो खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है जिस रास्ते से, उन रास्तों में परेशानी है, वो जाने नहीं दिया जा रहा है कई इलाकों में, कई गाँव में, उसमें भी रोक है। और जो फोर्स है वो भी मूक दर्शक ही है एक तरह से वहाँ जिस तरह के माहौल है। मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 संसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे संसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा, और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। तो जहां विपक्ष का गठबंधन मणिपुर में अराजकता के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार तरीके से हमलावर है, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य और दर राज्य बीजेपी की जड़ें मजबूत कर 24 की जंग के लिए बीजेपी को और तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में अमित शाह ने तीसरी बार मोदी सरकार का नारा देकर के अपनी मंशा साफ कर दी है। हम एक एक पल बिगाड़े बगैर विजय के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, पक्का करेंगे। रिकॉर्ड मार्जिन से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मोदी जी को सभी सीटें देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज देश के करोड़ों गरीबों की दिल की धड़कन बनी हुई है। कांग्रेस की सरकार 70 साल चली मगर गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए और गरीब कल्याण के कामों के कारण ही आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। मोदी जी ने समग्र दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने का काम मोदी जी ने किया है। समग्र दुनिया में कहीं पर भी मोदी जी जाते हैं, चाहे अमेरिका जाए, जापान जाए, फ्रांस जाए, अफ्रीका जाए, इंग्लैंड जाए, हजारों लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी नई टीम के साथ पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता के शिखर पर बिठाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए जेपी नड्डा ने देश भर के दिग्गजों में से सुपर 38 का चुनाव किया है, जिसमें वसुंधरा राजे समेत राजस्थान के भी 3 नेता शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं नड्डा के सुपर 38 में और आखिरकार नड्डा की रणनीति क्या है, देखिए। 23 की जंग के लिए तैयार टीम जेपी नड्डा। 5 राज्यों के चुनाव पर फोकस, 24 पर नजर। राज्य समेत राजस्थान के 3 नेता टीम नड्डा में शामिल। और इन टीम के इन 3 चेहरों के तहत
जेपी नड्डा साहब राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भी पार्टी के लिए वोट साधने का काम करना चाहते हैं। 2023 के चुनाव के लिए सबसे अहम राज्य राजस्थान पर फोकस करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का गठन किया। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का संगठन में उपाध्यक्ष का पद बरकरार रखा गया। नड्डा की नई टीम में कुल 38 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें नए और पुराने लोगों का समन्वय है, तो कुछ बड़े चेहरों की टीम से छुट्टी भी की गई है। राजस्थान को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर हमारे इन नेताओं को जो केंद्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है, ये पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, चुनाव के वेतन को पार करने का काम। बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहेंगे। शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। तो राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगी। राजे के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास भी उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। जेपी नड्डा की 38 सदस्यीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 13 राष्ट्रीय सचिव और 8 राष्ट्रीय महामंत्री शामिल हैं। राजस्थान से 3 नेताओं को टीम नड्डा में शामिल किया गया है। वसुंधरा राजे के अलावा सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री और अलका गुर्जर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित, विचारधारा आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ निरंतर इस तरह की बैठकों का दौर चलता रहता है, जो संगठन को मजबूती देता है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करता है। और अब चुनाव आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह की बैठकें और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। जेपी नड्डा की पिछली साल बनी टीम में भी वसुंधरा राजे का पद बहाल रखा गया था और अब नई टीम में भी उनका पद बरकरार है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी जहां गुर्जर, जाट और राजपूत समुदाय का नेतृत्व करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहीं गुर्जरों के बीच में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी वोटों को प्राप्त करने के लिए, तो श्रीमती अलका गुर्जर जी को इस बार पुनः राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष नड्डा की इस टीम में सबसे ताकतवर चेहरे के तौर पर उभरे हैं। इससे पहले टीम अमित शाह में भी बीएल संतोष की बड़ी भूमिका मिली थी। कर्नाटक से आने वाले बीएल संतोष 2019 से महामंत्री पद पर हैं। संतोष को 2014 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने दक्षिणी राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया था। टीम नड्डा में सबसे ज्यादा यूपी के 6 नेताओं के नाम शामिल हैं। टीम नड्डा के मुस्लिम चेहरों के तौर पर विधानसभा परिषद सदस्य तारिक मंसूर भी शामिल हैं, जो एएमयू के पूर्व वीसी रहे हैं। टीम नड्डा में कांग्रेस से आए अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अनिल कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे हैं। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले संजय बंदी भी टीम नड्डा में शामिल किए गए हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी जेपी नड्डा की नई टीम में तवज्जो दी गई है। हालांकि टीम नड्डा से सुनील देवधर और सीटी रवि जैसे बड़े नामों की छुट्टी कर दी गई है, जो महामंत्री के पद पर थे। खासकर 2024 के अहम चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े रणनीतिकार के तौर पर पहचान रखने वाले सुनील देवधर की छुट्टी करना हैरान करने वाला है। देवधर संगठन और चुनावी रणनीति के बड़े जानकार हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार बनने में देवधर की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि आंध्र प्रदेश के प्रभारी के तौर पर देवधर कुछ खास नहीं कर सके थे। आपको बता दें, इसी साल राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है और टीम नड्डा में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। खासकर बीजेपी की उम्मीद वाले राज्यों जैसे राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ पर पूरा फोकस है, लेकिन नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। खासकर एक पसमंदा मुस्लिम और अनिल एंटनी के तौर पर
ईसाई चेहरे को टीम नड्डा में शामिल कर बीजेपी ने बदलाव के संकेत भी दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अगर बीजेपी के बड़े नेता अपना दमखम दिखा रहे हैं तो बाकी नेता भी पीछे नहीं है। बीजेपी सांसद और साथ ही साथ पार्टी के प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अब गहलोत सरकार पर जोरदार निशाना साधा, युवाओं के सपनों के साथ धोखा करने के आरोप लगाए हैं। राठौड़ ने कहा कि ना तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है और ना ही सरकार पेपर लीक जैसे अपराधों को रोक पाने में कामयाब रही है। 3000 लोगों को जो नौकरी पे लगवाना था वो नौकरी पे ना लगवाकर अब उनको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया जाएगा। ये नौकरी का मॉडल मानते हैं राजस्थान सरकार इसको। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हर बार जब नौजवानों का सम्मेलन करते हैं तो कम से कम 60-70 हजार युवाओं को नौकरी मिलती है, वो भी सरकारी नौकरी। अभी तक कई लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार सरकारी नौकरियां देगी। वो तो नमूना ही बन गई है अपने आप के अंदर। कौन नियुक्ति देता है उसके अंदर? राजनीतिक मुख्यमंत्री। जिनको नियुक्ति दी गई राजनीतिक, उन्होंने क्या करा? घोटाला। गोपाल नाम का व्यक्ति, कटारा नाम का व्यक्ति और भी 3-4 और हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। कोई 18 लाख मांग रहा है, कोई पकड़ा जा रहा है रंगे हाथों। ये पॉलिटिकल नियुक्तियां हैं और पॉलिटिकल नियुक्ति मतलब चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी राज्यों पर लगातार फोकस कर रहे हैं। उनकी नजर सबसे ज्यादा है राजस्थान पर और इस साल अब तक प्रधानमंत्री 7 बार राजस्थान के दौरे पर आ चुके हैं। वहीं जुलाई के महीने में ही प्रधानमंत्री दूसरी बार 27 जुलाई को सीकर पहुंचे और इसके पीछे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का मजबूत जोड़ है, जो कि 2014 से लेकर के अब तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और 2024 में जीत के लिए भी एक काफी अहम है। रिपोर्ट देखिए। मां पद्मावती और पन्ना धाय की इस धरती की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आक्रोश से भर देता है। बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। शेखावाटी में पीएम मोदी का मिशन कमल। आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गूंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। चुनावी साल में पीएम मोदी का 7वां राजस्थान दौरा। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। किसानों और सैनिकों की धरती पर कांग्रेस मजबूत। पीएम मोदी ने भले ही राजस्थान के कई दौरे किए हो, लेकिन शेखावाटी इलाके में काफी वक्त बाद आए हैं। पीएम मोदी करीब 4.5 साल बाद शेखावाटी में जनसभा को संबोधित किए। हाथ ऊपर करके मुझे जवाब दीजिए, शेखावाटी की हर सीट, हर विधानसभा सीट, हर बूथ पर कमल खिला करके रहेंगे। ये संकल्प है, ये वादा है। किसानों और सैनिकों की धरती शेखावाटी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। शेखावाटी इलाकों में 15 में से बीजेपी के सिर्फ 1 विधायक हैं। सीकर की 8 सीटों में से 1 पर भी बीजेपी विधायक नहीं है।
यहाँ 7 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक है। झुंझुनू में भी 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी काबिज है। झुंझुनू की बाकी सभी 6 सीटें कांग्रेस के पास है। इस क्षेत्र से बीजेपी से एकमात्र विधायक सूरजगढ़ से सुभाष पुनिया है और यही वजह है कि इस क्षेत्र से बीजेपी को मजबूती दिलाने के लिए पीएम मोदी ने सीकर में हुंकार भरी। हमारे सीकर की पहचान तो शिक्षा नगरी के रूप में भी होती है। यहां के गांव ढाणी डॉक्टर इंजीनियर बनाते आए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने में जुटी है। अगर सीकर और पूरे शेखावाटी के समीकरणों की बात करें तो ये इलाका किसानों के साथ ही सैनिकों की धरती के तौर पर जाना जाता है और कहते हैं जिस घर किसान उसी के घर जवान, यानी किसानों और सैनिकों का खास नाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीकर से 11 करोड़ 5 लाख किसानों के खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए। शेखावाटी इलाका इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरी तरह जाट बाहुल्य है। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा न सिर्फ जाट समुदाय से आते हैं बल्कि इसी इलाके की सीट लक्ष्मणगढ़ सीट से विधायक हैं। सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी जाट समुदाय से आते हैं। तो पूर्व सांसद और बीजेपी में हाल ही में शामिल रहे कांग्रेस नेता सुभाष महरिया के कारण भी बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी के लिए राजस्थान बेहद खास है और इस विधानसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है और इसलिए जहां एक तरफ गहलोत सरकार अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाकर अपनी जन कल्याणकारी छवि बनाने की कोशिश में है, तो बीजेपी के टॉप 3 नेता लगातार राजस्थान में सक्रिय हैं। सिर्फ 2 महीने में ही देखें तो बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने राजस्थान के कई दौरे किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चलिए इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।